हेलो फ्रेंड्स, यह डिजिटल प्लेटफॉर्म AIR राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी परीक्षार्थियों के लिए समर्पित है। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे इंडिया जीके के सुपर 30 क्वेश्चन, जो कि आपकी सीटी एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी न करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत का कुल क्षेत्रफल दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है। फ्रेंड्स, आपको बताने कि इंडिया का जो टोटल एरिया है ना, जो वर्ल्ड के टोटल एरिया का कितना परसेंट है, यानी कितना प्रतिशत हिस्सा रखता है। तो फ्रेंड्स, आपको इसका आंसर बताना है 1.8%। यहाँ पर परसेंट आएगा, यहाँ पर परसेंट आएगा, यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, आपको इसका आंसर बताना है कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है। 1.8, 2.4%, 2.8%, 3.2%। तो इसका सही आंसर होगा 2.4%। दोस्तों, आपको बता दूं इंडिया का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 किलोमीटर है। 32,87,263 किलोमीटर है, किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि टोटल विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, जो कि 2.4% है। अगला प्रश्न है, यदि जनसंख्या की बात की जाए, यदि पॉपुलेशन की बात की जाए, तो पॉपुलेशन पूरे टोटल विश्व की पॉपुलेशन का कितना हिस्सा है, कितना हिस्सा रखती है इंडिया की पॉपुलेशन, तो वो रखती है 17.5%। यानी कि हम कह सकते हैं कि इंडिया की पूरी पॉपुलेशन है ना, जो विश्व की पूरी पॉपुलेशन का 17.5% हिस्सा रखती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। फ्रेंड्स, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि भारत का, ये 4 ऑप्शन है, इनमें से ही बताना है कि ऐसे तो बहुत सारे राज्य जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, लेकिन आपको इन ऑप्शन में से ही बताना है कि ऐसा कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ऑप्शन है मिजोरम, त्रिपुरा, झारखंड, मणिपुर। तो फ्रेंड्स, आपको इसका आंसर बताना है। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको सभी को पता है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और 8 राज्य कौन कौन से हैं? पहला है गुजरात। कौन सा है? गुजरात। दूसरा है राजस्थान, दूसरा राजस्थान है। तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है झारखंड, और छठा है वेस्ट बंगाल, सातवां है त्रिपुरा, और आठवां कौन सा है? मिजोरम। कौन सा है? मिजोरम। फ्रेंड्स, आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेट है जो कि कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो दोस्तों, यहाँ पर यदि बात की जाए, मिजोरम, त्रिपुरा और झारखंड, ये तो कर्क रेखा पर ही स्थित हैं। ये तीनों स्टेट तो कर्क रेखा पर स्थित हैं, जबकि मणिपुर स्टेट है ना, जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो हमारा यहाँ से आंसर 4 निकल के आता है कि मणिपुर भारत, ये 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें से ही बताना है आपको। तो उनमें से चारों में से 3 तो ये कर्क रेखा पर स्थित है, लेकिन मणिपुर इन कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, हाँ, यहाँ पर यदि बात की जाए तो हम राजस्थान के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। तो यदि कर्क रेखा की राजस्थान के संदर्भ में बात की जाए, तो कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है। एक तो डूंगरपुर, दूसरा है बांसवाड़ा। यदि इन 8 स्टेटों में यदि कर्क रेखा की बात की जाए, तो सबसे कम कर्क रेखा कौन से स्टेट से होकर गुजरती है, तो सबसे कम कर्क रेखा राजस्थान से होकर गुजरती है। सबसे कम कर्क रेखा की लंबाई किससे है? राजस्थान में है। और राजस्थान में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट कर्क रेखा पर स्थित है? एक तो डूंगरपुर और दूसरा बांसवाड़ा। तो यदि आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन और निकल के आपसे क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान का कौन सा जिला है जिसका कर्क रेखा के पास में स्थित है, यानी कि कौन सी सिटी है जो राजस्थान की कर्क रेखा के पास में स्थित है, तो आपसे पूछे तो इसका आंसर क्या होगा? बांसवाड़ा। और यदि सबसे दूर पूछे तो सबसे दूर स्थित जिला कौन सा है? श्री गंगानगर है। और यदि यहाँ से एक क्वेश्चन और बात की जाए, यदि ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो कर्क रेखा पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, यानी कि कर्क रेखा राजस्थान के ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो कर्क रेखा पर स्थित क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, तो भी बांसवाड़ा आएगा। यदि क्षेत्रफल में सबसे कम पूछे तो डूंगरपुर हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा को कब निर्धारित किया गया था? भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया था? 1914 में, 1912 में, 1913 में, 1911 में। फ्रेंड्स, आपको इसका बताना है आंसर कि भारत और चीन के मध्य कर्क रेखा का निर्धारण कौन सी वर्ष में किया गया था। भारत और चीन के मध्य कर्क रेखा का निर्धारण कब किया था? 1914 में। कब किया था? 1914 में। अब आपसे पूछ ले कि यदि भारत की जो कर्क रेखा नहीं, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य कब निर्धारण किया गया था? 1914 में। यदि आपसे पूछ ले कि मैकमोहन रेखा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है या टच करती है, तो आप कहेंगे कि 5 राज्यों को टच करती है। 5 राज्य प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश, 4 राज्य प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश, मतलब 5 को टच में करती है। तो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख तो केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। और 4 स्टेट कौन कौन से होंगे? पहला है हिमाचल प्रदेश, दूसरा कौन सा है? उत्तराखंड, तीसरा कौन सा है? सिक्किम, है, और चौथा है ACP यानी कि अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। यानी कि 4 स्टेट और एक केंद्र शासित प्रदेश को भारत और चीन सीमा यानी कि मैकमोहन रेखा स्पर्श करती है। इसका निर्धारण कब किया था? तो इसका निर्धारण किया गया था 1914 में। अगला प्रश्न है, 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ स्टेट कौन सा है? फ्रेंड्स, आपको बताना है 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ स्टेट कौन सा है। ऑप्शन है त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम। फ्रेंड्स, आपको इसका आंसर जो देश कौन सा स्टेट है हमारा जो 3 और बांग्लादेश से घिरा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही, त्रिपुरा। क्या हो जाएगा? त्रिपुरा एक ऐसा स्टेट है हमारा जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है।
अगला प्रश्न है मानसून क्या है। फ्रेंड्स आपको बताना है कि मानसून किसका एग्जाम्पल है, स्थानीय पवन है या मौसमी पवन है या व्यापारिक पवन है या स्थानीय पवन है। आपको इसका आंसर बताना है मानसून क्या है। तो यहाँ पर इसका आंसर थर्ड सही निकल के आता है। तो मौसमी हवाएं क्या है, मानसून क्या है, मानसून मौसमी हवा है। क्या है, मौसमी हवा है। अगला प्रश्न है हिमालय पर्वत की नदियों की क्या विशेषता होती है। जो नदियाँ हिमालय से निकलती हैं ना, उनकी विशेषता बतानी है आपको, कौन सी विशेषता होती है या वो उनकी क्या विशेषता होती है उनमें, खासकर जो और नदियों में नहीं होती। तो उनकी विशेषता क्या होती है कि जो नदियाँ हिमालय से निकलती हैं उनकी विशेषता क्या होती है कि वो वर्षवानी यानी कि वर्ष भर बहती रहती हैं, क्योंकि हिमालय क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है, तो बर्फ़ों को पानी पिघल पिघल के नदियों में आता रहता है और वर्ष में निरंतर लगातार बहती रहती है। उनकी ये सबसे अलग विशेषता होती है जो कि और नदियों की विशेषता नदी नहीं होती है। भारत में नदी तंत्र को 3 भागों में बांटा, एक तो हिमालय की नदियाँ, एक प्रायद्वीपीय नदियाँ और एक आंतरिक नदियाँ, जो कि और नदी किसी पर डिपेंड होती हैं। उनके या तो बरसात के दिनों में पानी आता है या फिर, जबकि हिमालय नदियों में ये तो बर्फ़ का पानी आता रहता है, बर्फ़ पिघलती रहती है, पानी आता रहता है, तो ये वर्ष पर सदा बहती रहती है। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। आपको फ्रेंड्स बताना है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। गंडक, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। आपको बताना दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, गंडक, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा। आपको फ्रेंड्स इसका सही आंसर बताना है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी, इसको हम दक्षिण भारत की गंगा भी बोलते हैं, दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स आपको बताना है। सातवां में 2 ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पर गोदावरी। दक्षिण भारत की गंगा या दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी किसको बोलते हैं, गोदावरी को। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में लोकटक झील स्थित है। आपको फ्रेंड्स इसका आंसर बताना है कि लोकटक झील कौन से स्टेट में स्थित है, भारत के कौन से राज्य में स्थित है। मणिपुर, त्रिपुरा, असम और वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। तो फ्रेंड्स आपको इसका सही आंसर बताना है भारत की लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है। आपको इसका आंसर बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, मणिपुर, त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल। तो फ्रेंड्स 8वें का 1 नंबर ठीक होता है, यहाँ से निकल करके आते हैं मणिपुर। ऑप्शन ए यानी कि लोकटक झील कहाँ है, मणिपुर में। और अगला प्रश्न है भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क कौन सा है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं। आपको पता नहीं भारत का पहला स्थापित मतलब कौन से राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की थी। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। फ्रेंड्स आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी भारत में पहला। और इसका प्राचीन नाम क्या था, हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। और ये कौन से स्टेट में पड़ता है, ये पड़ता है यूके में यानी कि उत्तराखंड स्टेट में पड़ता है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय नेशनल पार्क है, उसकी स्थापना कहाँ की गई थी, उत्तराखंड के नैनीताल में। साथ नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अगला प्रश्न है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक कौन थे। इंडिया में आपको बताना है कि हरित क्रांति के जनक कौन थे। फ्रेंड्स 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आपको बताना है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे। हरित क्रांति का संबंध किससे, तो हरित क्रांति का संबंध किससे फ्रेंड्स आपको ये भी बताना है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से, जो कि खाद्यान्न फलों से, गेहूँ, चावल, इनमें क्रांति लेके आती। पहले इनका हरित क्रांति से पहले इनको मतलब पर एकड़ या एरिया में बीघा के हिसाब से कम उत्पादन होता था, लेकिन जब उसके बाद में ग्रीन क्रांति आई तब से इनका उत्पादन बढ़ हुआ है, गेहूँ में, ऐसे फसलों में। तो आपको बताना है कि हरित क्रांति के जनक कौन थे। तो ये यहाँ पर ऑप्शन 2 से निकल के आता है हमारा। यहाँ से एम एस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक थे। अगला प्रश्न है किस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। आपको बताना है फ्रेंड्स किस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। किस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। चार्टर एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, भारत सरकार अधिनियम। तो फ्रेंड्स आपको 4 ऑप्शन दिए गए। आपको बताना है कि कौन से एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। 4 ऑप्शन दिए गए फ्रेंड्स, आपको सही आंसर बताना है। तो इसकी की थी PIA द्वारा, PIA 1784, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। पिट्स इंडिया एक्ट, यहाँ से हमारा 2 ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। फ्रेंड्स आपको दिया है 9 नवंबर 1947, 9 दिसंबर 1947, 9 दिसंबर 1946, 9 नवंबर 1946। आपको फ्रेंड्स इसका सही आंसर बताना है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को।
किसको की गई थी 1946 को। और यहाँ पर इन संविधान सभा की स्थापना की गई तो इसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया था, सच्चिदानंद सिन्हा को, जो कि सबसे बुजुर्ग कमेटी के सबसे बुजुर्ग आदमी थे। तो उससे उन्हें उस टाइम पे सच्चिदानंद सिन्हा को यहाँ का अस्थायी अध्यक्ष बनाया था। फिर बाद में जाकर फिर उसके बाद में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी अध्यक्ष चुना गया। और फिर 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव के साथ ही इसकी कार्यवाही प्रारंभ हो गई थी संविधान सभा की। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है। फ्रेंड्स आपको इसका सही आंसर बताना है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है। प्रस्तावना को, नीति निर्देशक तत्व को, संघीय व्यवस्था को या मौलिक अधिकार को। फ्रेंड्स आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही आंसर बताना है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है। तो इसका सही आंसर होगा प्रस्तावना को। भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहा गया है, प्रस्तावना को। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में सम्मिलित है। हमको बताना है फ्रेंड्स, मौलिक अधिकार संविधान के कौन से भाग में सम्मिलित किए गए हैं, प्रथम भाग में, द्वितीय भाग में, तृतीय भाग में और चतुर्थ भाग में। आपको बताना है कि मौलिक अधिकार कौन से भाग में, हमारे संविधान के कौन से भाग में सम्मिलित किए गए हैं। तो ये किए गए हैं हमारे तीसरे भाग में, संविधान के पार्ट 3 में मौलिक अधिकारों को समाहित किया गया है। और ये कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक भाग 3 में किसका उल्लेख है, मौलिक अधिकार का उल्लेख है। और मौलिक अधिकार कौन से संविधान से ले गए हैं, ये ले गए हैं अमेरिका के संविधान से। कौन से देश के संविधान से ले गए हैं, इनका उल्लेख कौन से देश के संविधान से लिया गया है, तो ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। और मौलिक अधिकार कौन से भाग में आते हैं, तो मौलिक अधिकार हमारे संविधान के तीसरे भाग में आते हैं। और कौन से, इनके कितने से कितने आर्टिकल तक उल्लेख है, तो इनका 12 से 35 आर्टिकल तक का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, 16 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त में अनिवार्य शिक्षा अधिनियम एक्ट कब लागू किया गया था। यानी कि 16 से लेकर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य, मतलब फ्री में और नेसेसरी, मतलब बिल्कुल अनिवार्य है बच्चों के लिए शिक्षा अधिनियम कब से लागू किया था। 1 अप्रैल 2010 से, अगस्त 2009 से, जुलाई 2009 से और 1 मार्च 2010 से। आपको फ्रेंड इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर होगा 1 अप्रैल 2010 से 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का एक्ट लागू किया था। अगला प्रश्न है, शब्द चौथी सत्ता का प्रयोग किसके लिए हुआ है, यानी चौथी सत्ता का शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है। फ्रेंड्स आपको इसका आंसर बताना है कि चौथी सत्ता यानी कि एक शब्द है चौथी सत्ता, जो किसके लिए प्रयोग किया गया है। प्रेस और समाचार पत्र के लिए, संसद के लिए, न्यायिक पालिका के लिए या कार्यपालिका के लिए। फ्रेंड्स आपको इसका आंसर बताना है चौथी सत्ता वर्ड का यूज किसके लिए किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा प्रेस और समाचार पत्र के लिए। किसके लिए किया गया है चौथी सत्ता शब्द का प्रयोग, प्रेस और समाचार पत्र के लिए चौथी सत्ता शब्द का प्रयोग किया है। तो दोस्तों ये समाचार यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो ये आता है 19(1) के अकॉर्डिंग। किसके 19(1) में, यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की, व्यक्ति को बोलने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस में, कौन से आर्टिकल में दी है, आर्टिकल 19(1) में दी गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं। आपको फ्रेंड इसका आंसर बताना है, आयरलैंड के संविधान से, अमेरिकी संविधान से, कनाडा के संविधान से या फ्रांस के संविधान से। आपको बताना है फ्रेंड, भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व समाहित हैं ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं। और नीति निर्देशक तत्व संविधान के कौन से भाग में है, ये संविधान के चौथे भाग में, कौन से भाग में, चौथे भाग में। इनका उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, इनका उल्लेख 36 से 52 तक किस में किया गया है, आर्टिकल 36 से 52 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। तो आपको बताना है कि फ्रेंड्स ये कौन से देश के संविधान से लिए गए थे। इसका आंसर होगा ए, ये लिए थे आयरलैंड के संविधान से। कौन से भाग में है, भाग 4 में है। और इनका उल्लेख कौन से आर्टिकल में, 36 से 52 तक। अगला प्रश्न है, संविधान के मौलिक कर्तव्य को कब सम्मिलित किया गया था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया था। फ्रेंड्स आपको इसका आंसर बताना है, मौलिक कर्तव्यों को। तो फ्रेंड्स मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया था, तो मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया 42 संविधान संशोधन में। किसमें, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और इनका उल्लेख संविधान के कौन से भाग में है, तो इनका उल्लेख है संविधान के 4 क में। उल्लेख किसमें है, 4 क में। और यदि आर्टिकल की बात की जाए तो कौन सा अनुच्छेद में आते हैं, तो ये आते हैं 51 क में। कौन से में आते हैं, 51 क में, 51 क में आते हैं।
तो ये इनको कब सम्मिलित किया गया था? ये दोस्तों ये हमारे देश के संविधान था ना, मूल संविधान में लागू नहीं थे, इनको 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ये आप कल काफ़ी टाइम एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य क्या हमारे मूल संविधान में थे? तो ये मूल संविधान में न होकर के इनको कब जोड़ा गया था? इनको जोड़ा था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इनको जोड़ा गया था। तो जोड़ो 4 और 2 को अपन ऐड करते हैं तो कितना आता है 6। तो 1976 में कब जोड़ा था? यानी 1976 में। यदि दोस्तों हम यहाँ पर 4 और 2 को ऐड करते हैं तो कितना आता है 6 आता है। तो 1976 में, तो यहाँ से आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। 4 और 2 को ऐड करने पर कितना आएगा? 6 आता है। तो इस प्रकार 1976 हो जाएगा हमारा आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमा प्रदान करने की शक्ति का उल्लेख किया गया है? आपको बताएं फ्रेंड्स, भारत का संविधान का कौन सा आर्टिकल है, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है जिसमें राष्ट्रपति को क्षमा प्रदान करने की शक्ति का प्रयोग कर सकता है? आर्टिकल 70, आर्टिकल 72, आर्टिकल 71, आर्टिकल 74। दोस्तों कोई दोषी व्यक्ति है, उसको यदि राष्ट्रपति चाहे तो उसके दंड को रूप में परिवर्तन कर सकता है, उसका लघुकरण कर सकता है, या फिर उसको माफ़ भी कर सकता है। ये भारत के राष्ट्रपति के हाथ में होता है। लेकिन ये कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है, आपको इसका आंसर बताना है। तो ये आता है आर्टिकल 72 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? राष्ट्रपति को 72 में, आर्टिकल 72 में क्षमा प्रदान करने की शक्ति का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में महान्यायवादी पद का विचार किस देश से लिया गया है? आपको बताना है फ्रेंड्स, महान्यायवादी का पद किस देश के संविधान से लिया गया है, यानी किस देश से लिया गया है? जर्मनी से, कनाडा से, ब्रिटेन से, ऑस्ट्रेलिया से। फ्रेंड्स आपको इसका सही आंसर बताना है। तो ये लिया गया है ब्रिटेन से। किस लिए लिया गया है? ब्रिटेन से। ब्रिटेन के संविधान से भारत में महान्यायवादी की प्रेरणा ली थी, या ब्रिटेन के संविधान से लिया था? दोस्तों महान्यायवादी भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी होता है, यानी कि भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी होता है। न तो ये दोस्तों संसद का सदस्य होता है और न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन इसके पास में पावर होता है। ये किसी भी सदन में या समिति में बोलने का अधिकार होता है, लेकिन इसको मत देने का अधिकार नहीं होता। ये ना तो किसी प्रकार का मत दे सकता है, ना ही कोई निर्णायक मत दे सकता है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति के ही प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, यानी कि भारत का राष्ट्रपति ही महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। और महान्यायवादी कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो ये आता है 76। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है? 76 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान की सर्वप्रथम खुदाई की गई थी? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर सर्वप्रथम खुदाई की गई थी? मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा और लोथल। फ्रेंड्स आपको 4 ऑप्शन दिए गए। आपको बताना है कि सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता के कौन सा नगर था जिसकी सर्वप्रथम खुदाई की गई थी? आपको इसका आंसर बताना है फ्रेंड्स। 21 जल्दी से। तो किसकी की गई थी? हड़प्पा की। यदि फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो का क्वालिटी कंटेंट यानी कि जो भी पसंद आ रहा है, तो यदि दोस्तों हमारा वीडियो आपको दमदार लग रहा है, यानी क्वालिटी कंटेंट, हमारा पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, बोलने का तरीका, जो भी आपको कुछ पसंद आ रहा है, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, ताकि उनको इस प्रकार की क्लास का लाभ मिल सके और आने वाली एग्जाम में उनकी हेल्प हो सके। तो फ्रेंड्स इसकी सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान की सर्वप्रथम खुदाई की थी? तो की थी हड़प्पा की। अगला प्रश्न है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, यानी किससे पता चलता है? यज्ञ संबंधी जो विधि विधान है जो किसके अंतर्गत लिखे गए हैं, यह वहाँ से पता चलता है कि यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता हमें किससे चलता है? ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से, या यजुर्वेद से? फ्रेंड्स आपको बताना है कि यज्ञ संबंधी जानकारी हमें किससे मिलती है? तो यह किससे मिलती है? यजुर्वेद से। किससे मिलती है? यजुर्वेद से। ये तो दोस्तों एक एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा है, भारतीय संगीत का जनक कौन सा है? सामवेद। कौन सा है? सामवेद। संगीत का जनक किसे माना जाता है? सामवेद को संगीत का जनक माना जाता है। तो यज्ञ संबंधी जानकारी किसमें मिलती है? यजुर्वेद में। अगला प्रश्न है, जैन तीर्थकर श्री महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? फ्रेंड्स आपको 4 ऑप्शन दिए गए। आपको बताना है गया में, वैशाली में, सारनाथ में, लुम्बिनी में। जैन तीर्थकर महावीर स्वामी, इनका जन्म कब हुआ था? फ्रेंड्स इसका आंसर आपको बताना है। आपको सही आंसर बताना है फ्रेंड्स, कहाँ पर हुआ था महावीर स्वामी का जन्म? महावीर स्वामी जैन धर्म के 24 नंबर के, या कह सकते हैं कि लास्ट 24 नंबर के या फिर लास्ट तीर्थ करते। उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म हुआ था 540 ईस्वी पूर्व में। कब हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? उनका जन्म हुआ था। आपको इसका आंसर बताना है फ्रेंड्स, सही आंसर बताना है।
इनका कहाँ पर हुआ था? वैशाली में। कहाँ पर हुआ? कुंडलग्राम वैशाली में। कुंडलग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। और कब हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व में। कब हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व में। और ये महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और लास्ट तीर्थकर थे, 24वें नंबर के और लास्ट तीर्थकर थे। इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था वर्धमान। इनके बचपन का नाम, इन्होंने अपनी उपदेश अपनी कौन सी भाषा में दिए? तो इनके उपदेश दिए थे प्राकृत भाषा में। इनके उपदेश कहाँ दिए थे? कौन सी भाषा में दिए थे? प्राकृत भाषा में। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? फ्रेंड्स आपको आंसर बताएं कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। 4 ऑप्शन दिए गए फ्रेंड्स, आपको बताना कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। 24 नंबर में बताना है फ्रेंड्स आपको कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे। तो इसके लेखक थे विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? विशाख दत्त। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? सांची का स्तूप कौन से स्टेट में है? आपको बताना है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, आपको बताना है कि फ्रेंड्स सांची कहाँ पड़ता है? सांची का स्तूप कहाँ पड़ता है? सांची कहाँ पड़ता है? भोपाल। भोपाल मतलब एमपी में। कहाँ पे पड़ता है? कहाँ पे पड़ता है? एमपी में। तो ये कौन सा आपका आंसर कहाँ से कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका एक हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी कि भोपाल में। सांची का स्तूप कहाँ पड़ता है? भोपाल में, यानी कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। खजुराहो मंदिर, खजुराहो कहाँ पड़ता है? ये भी खजुराहो भी कहाँ पड़ता है? एमपी में। कहाँ पड़ता है? एमपी में। तो ये बोला है कि खजुराहो मंदिर किस राजवंश के राजाओं द्वारा निर्मित किए गए थे? ये पूछ रहा है आपसे, खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के राजाओं द्वारा निर्मित किए गए थे, ये उन्होंने बनाए थे। 26 में आपको सही आंसर बताना है फ्रेंड्स। खजुराहो कहाँ पड़ता है? एमपी में। खजुराहो एक्सप्रेस एक ट्रेन भी चलती है। तो ये कौन से वंश के राजाओं ने इनका निर्माण करवाया था? तो ये निर्माण करवाया था चंदेल वंश के राजाओं ने। खजुराहो मंदिर जो कि कहाँ पड़ता है? एमपी में, उनका निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? पहला जीजी, यानी कि गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का पहला। फ्रेंड्स आपको 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड बारन हेस्टिंग्स। कौन था? लॉर्ड बारन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी सिपाही मंगल पांडे, जिस पर मूवी भी आ चुकी है, आमिर खान है शायद इसमें, आमिर खान मंगल पांडे का रोल करता है। तो आपको पता नहीं कि फ्रेंड्स सिपाही मंगल पांडे का विद्रोह का संबंध कौन सी छावनी में मंगल पांडे ने विद्रोह किया था? मेरठ, नरसिंहाबाद, दिल्ली और बैरकपुर। आपको पता है फ्रेंड्स इसका आंसर बताना है कि क्रांतिकारी सिपाही मंगल पांडे का विद्रोह किस छावनी में किया था। तो आपका ऑप्शन है मेरठ, नरसिंहाबाद और दिल्ली और बैरकपुर। तो फ्रेंड्स 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बैरकपुर छावनी का। नहीं, मंगल पांडे का संबंध किससे है? बैरकपुर छावनी से। 29% भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? एओ को, नाना साहब को, राजा राम मोहन राय को, स्वामी विवेकानंद को। फ्रेंड्स आपको इसका सही आंसर बताएंगे, भारत का आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? भारत का आधुनिक पुरुष, आपको 4 ऑप्शन देंगे, आपको सही बताएंगे भारत का आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है। तो ये माना जाता है राजा राम मोहन राय को। किसको माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। आप फ्रेंड्स आपको पता हो तो राजा राम मोहन राय ने एक ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और कब की थी? 20 अगस्त को, 20 अगस्त 1828 को, यानी कि 1828 को। कब की थी? 1828, यानी कि 20 अगस्त 1828 को। 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने एक ब्रह्म सभा की स्थापना की थी। तो आगे चलकर किस में बदल गई थी? वो आगे चलकर ब्रह्म समाज में परिवर्तन हो चुकी थी। लास्ट और अंतिम सवाल है फ्रेंड्स आपके लिए, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ किया था? आपको इसका आंसर बताना है फ्रेंड्स। महात्मा गांधी ने अपना पहला भारत में अफ्रीका से आने के बाद में, अफ्रीका से 15 में आए थे, 1915 में आए थे। उसके बाद में भारत का पहला और गांधी जी का पहला सफल आंदोलन, वो तो क्या आंदोलन था जो कि सफल रहा था। तो उन्होंने अपना पहला आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? उन्होंने अपना पहला आंदोलन प्रारंभ किया था चंपारण बिहार से। कहाँ से किया था? चंपारण बिहार से। और कब किया था? 1917 में। कब किया था? 1917 में प्रारंभ किया था गांधी जी का पहला आंदोलन। यदि फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट सब कुछ मतलब पसंद आया हो, हमारा पढ़ाने का तरीका, बोलने का जो एक्सपीरियंस है, जो भी आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार अपने दोस्तों के साथ में हमारी क्लास को शेयर कर सकते हैं, हम हमसे जुड़ सकते हैं, जो फर्स्ट नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो आने वाली क्लास का। फ्रेंड्स जय हिंद, जय भारत।